नमस्कार दोस्तों, एमपी जी के फाउंडेशन सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो इससे आगे आने वाला जो चैप्टर रहेगा आपका मध्य प्रदेश के भौतिक भूभाग, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है ना, उसी से रिलेटेड कुछ चीजें वहां पर भी आएगी, तो वहां पर चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो इस चैप्टर को अपने को ध्यान से पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो हमें दोस्तों ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है, इसको हम टोटल 7 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने? टोटल 7 भागों में। सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें। और आर्कियन क्रम की चट्टानें अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर मैप में आपको दिखाई दे रही है। ये जितना भी क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ आपकी कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों, मैप को ध्यान से देखने चलना, क्योंकि मैप अगर आप अच्छे से देखोगे तो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पर आपकी आती है दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टान अगर आप देखोगे तो ये वाला जो नीचे दक्षिणी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें पाई जाती है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आपकी इस क्षेत्र में पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर पर आपका आता है विंध्य क्रम की चट्टानें। तो ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। उसके बाद में पांचवें नंबर पर आपकी आती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। छठे नंबर पर आपकी आती है डक्कन ट्रेप की चट्टानें। तो ये पूरा जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर आपकी डक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती है। और सातवें नंबर पर आती है आपकी टर्शरी क्रम की चट्टानें। तो ये जो टर्शरी क्रम की चट्टानें है ना दोस्तों, ये नवीनतम चट्टानें हैं जिनका निर्माण अभी भी हो रहा है। और ये लगभग नर्मदा सोन घाटी के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये वाले क्षेत्र में टर्शरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। पहली चीज, अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक बने हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम, ये आपके सामने मैप है जो कि मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहली चट्टान पर चलते हैं हम दोस्तों। कौन सी? तो सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें। पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है ना, ये सबसे प्राचीन चट्टान है। अगर आपसे कभी पूछे कि पूरी पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी है, तो वो आर्कियन चट्टान है। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछेगा कि इनका निर्माण कब हुआ, तो इनका निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल जो था उसमें इसका निर्माण हुआ। अब देखो, ये प्री कैम्ब्रियन काल क्या है, तो ये चीजें अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो अभी तक आपको ये याद रखना है कि पूरे पृथ्वी पर सबसे प्राचीन चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें और आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इनका जो निर्माण हुआ, ये कब हुआ, तो इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। और दोस्तों, ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें ना, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो जो आग्नेय चट्टानें, इनके रूपांतर से इसका निर्माण हुआ। अब देखो, सबसे पहली चीज ये समझो कि दोस्तों जब पृथ्वी की हम बात करें, तो जब शुरू शुरू में जो पृथ्वी थी, ये एक बिल्कुल ऐसा माना जाता था कि आग का गोला था। तो मतलब जो आग का गोला था, वो आग का गोला धीरे धीरे जब ठंडा हुआ, तो आग का गोला ठंडा होने के बाद में जो चट्टानें बनी, तो वो पहली जो चट्टान बनी थी वो आर्कियन चट्टानें बनी थी। तो इनका निर्माण कौन सी चट्टान से हुआ, तो इनका चट्टान आग्नेय चट्टानों से हुआ। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय पृथ्वी बिल्कुल तप्त या गर्म या लोहे की भट्टी जैसी थी। और लोहे की भट्टी जैसी थी तो उसमें आग्नेय चट्टानें या आग वाली चट्टानें पाई जाती थी। जब आग वाली या आग्नेय चट्टानें धीरे धीरे समय के साथ ठंडी हुई, तो उनके रूपांतर से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ, तो उनके ठंडे होने के बाद में आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ। और दोस्तों, इसी आर्कियन चट्टानों में नीस और शिष्ट का निर्माण हुआ। तो ये नीस और शिष्ट दो एक चट्टानें हैं, तो इनसे इनका निर्माण हुआ। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों, इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपके आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, तो वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आता है दोस्तों। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आपको याद रखना है। अब ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये मैं जब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे ना मध्य प्रदेश के भौतिक भूभाग, उसमें अच्छे से समझाऊंगा।
ठीक है, देखो बुंदेलखंड का जो पठार है ना दोस्तों, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया, शिवपुरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जिसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। और ये जो चट्टानें होती है ना दोस्तों, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, ये चीज भी आपको याद रखना है। और अत्यधिक प्राचीनतम चट्टानें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस चट्टान से या इस स्लाइड से हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है दोस्तों कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम चट्टान है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा आपसे पूछेगा कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरा आपसे पूछेगा कि इनका निर्माण जो है ये कौन से क्रम में हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन युग में इनका निर्माण हुआ। और कौन सी चट्टानों से हुआ, तो जो आग्नेय चट्टानें हैं उनके रूपांतरण से इनका निर्माण होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो पहली आर्कियन चट्टान आपकी कंप्लीट होती है। दूसरी चट्टान पर हम चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब दोस्तों होता क्या है कि अपन ने पहले नंबर पर जो आर्कियन चट्टानें पढ़ी, अब आर्कियन चट्टानें क्या हुई दोस्तों, तो समय के साथ जैसे बारिश हुआ, तेज धूप हुई, गर्मी हुई, सर्दी का मौसम हुआ, तो धीरे धीरे जो आर्कियन चट्टानें उनमें टूट फूट होने लगी, और धीरे धीरे जब बरसात हुई तो उनमें मृदा अपरदन होने लगा। तो दोस्तों जो आर्कियन चट्टानें है ना, इन आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ, तो उनके अपरदन और निक्षेपण से आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी है। तो अगर आपसे पूछे कि आर्कियन के बाद में कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि आर्कियन क्रम के अपरदन से कौन सी चट्टान बनी, तो उनके अपरदन से धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ना, इनमें भी क्या है, तो इनमें भी जीवाश्म का अभाव है। और इनका नाम जो धारवाड़ रखा गया, ये क्यों रखा गया, क्योंकि कर्नाटक का एक गांव है जिसका नाम है धारवाड़। तो कर्नाटक का जो गांव है धारवाड़, इसी धारवाड़ के आधार पर इनका नाम क्या रखा गया, तो इसी के नाम पे इनका धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है कि इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ। दूसरा, इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इनका नामकरण क्यों करा, तो कर्नाटक का गांव धारवाड़ है, उसी के आधार पर इनका नाम कर दिया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इनमें सबसे ज्यादा मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज इंपॉर्टेंट है, और जो खनिज है ना दोस्तों, सर्वाधिक खनिज इसी चट्टान में पाए जाने के कारण इसे समृद्ध चट्टान भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। देखो पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि इनका नाम कर्नाटक के धारवाड़ के आधार पर रखा है। और चौथा पॉइंट ये याद रखना है दोस्तों कि सर्वाधिक जो खनिज पाया जाता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है, इसीलिए इसको समृद्ध चट्टान भी कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख खनिज है वो मैग्नीज है। अब दोस्तों ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें है ना, ये मध्य प्रदेश में कुछ छोटे छोटे क्षेत्र में इसकी चट्टानें पाई जाती है। जैसे एक तो संकोली श्रेणी आती है जो कि कहाँ पाई जाती है, तो ये जबलपुर में पाई जाती है। एक चिल्पी श्रेणी आती है जो कि कहाँ पाई जाती है, बालाघाट में पाई जाती है। और एक सोसर श्रेणी आती है जो कि कहाँ पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा में पाई जाती है। अब आपसे पूछेगा कि सोसर श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा में। सोसर श्रेणी किस चट्टान के अंतर्गत आती है, तो धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत आती है। सकोली श्रेणी कहाँ पाई जाती है, जबलपुर में, जो कि धारवाड़ के अंतर्गत आती है। और चिल्पी श्रेणी बालाघाट में पाई जाती है, जो कि धारवाड़ के अंतर्गत आती है। सारे पॉइंट बताते चल रहा हूँ, एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और ये धारवाड़ चट्टान मैंने बताया दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, ये इस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। तो पहली होगी आर्कियन, दूसरी होगी धारवाड़, और तीसरे नंबर पर आती है दोस्ती आपकी कौन सी, कुड़प्पा। तो इनका क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो पहले पे मैंने बताया आपको कौन सी, आर्कियन। आर्कियन के बाद में आपकी कौन सी आई, धारवाड़। और धारवाड़ के बाद में आपकी कौन सी आई, तो कडप्पा या कुड़प्पा आई। अब दोस्तों क्या बताया था मैंने, तो ये जो कडप्पा है ना दोस्तों, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो जो धारवाड़ चट्टानें थी, अब जब धारवाड़ क्रम की चट्टानें टूटी तो उनके अपरदन और निक्षेपण से किसका निर्माण होता है, तो कडप्पा का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना तो कैसे हो गया कि आर्कियन जब टूटी तो धारवाड़ बनी, और धारवाड़ जब टूटी तो कडप्पा बनी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब दोस्तों ये जो
कडप्पा चट्टान है ना, इसका नामकरण कैसे हुआ? तो आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है कडप्पा, या इसी को कुड़प्पा भी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश के गांव आंध्र प्रदेश का जो कडप्पा गांव है, इसी के आधार पर इसका नाम कर दिया कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें है ना, इसका प्रमुख खनिज क्या है? तो इसका प्रमुख खनिज हीरा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में बीजावर श्रेणी जो है, जो पन्ना, सतना और छतरपुर में फैली हुई है, और एक ग्वालियर श्रेणी जो है, इसमें यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो कडप्पा क्रम की चट्टानों से 3 इंपोर्टेंट पॉइंट है। इनका निर्माण कौन सी चट्टान से? वो धारवाड़ चट्टान से। इसमें मुख्यतः हीरा पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश के कडप्पा के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? कडप्पा रख दिया। और इसमें जो बीजावर श्रेणी आती है मध्य प्रदेश की, जो कि पन्ना, सतना और छतरपुर में फैली हुई है, इसी बीजावर श्रेणी में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर श्रेणी है जहां भी कडप्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगली जो चट्टान आती है दोस्तों, वो है आपकी विंध्य चट्टान। तो विंध्य चट्टान का निर्माण, जो कुड़प्पा चट्टान है उसके बाद में इस चट्टान का निर्माण होता है। और ये क्या है? तो ये एक परतदार चट्टान है। क्या है? परतदार। देखो ये विंध्य चट्टान यहाँ पर फैली हुई है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब दोस्तों ये जो विंध्य चट्टान है ना, इसके अंतर्गत कुछ छोटी छोटी चट्टान श्रेणी आती है। जैसे पहली तो आपकी आ गई केमूर श्रेणी, फिर दूसरे नंबर पर इसी प्रकार से किसके आगे आती है? भांडेर श्रेणी, और तीसरे नंबर पर इसी के आगे आती है सोन श्रेणी। तो अगर आपसे पूछे कि विंध्यांचल विंध्यांचल चट्टाने हैं वो कौन कौन सी श्रेणियों में पाया जाता है? तो केमूर, भांडेर और सोन श्रेणी में पाया जाता है। अब दोस्तों जो विंध्यांचल श्रेणी है ना, इसमें कुछ पत्थर जैसे भंडार मिले। जैसे एक तो बलुआ पत्थर मिला, एक चीनी मिट्टी मिली, एक चूना पत्थर मिला, और एक संगमरमर। अब दोस्तों ये जो चूना पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी होगी, संगमरमर हो गया, इन्हीं से क्या बनती है? तो इन्हीं से सीमेंट बनती है। तो सर्वाधिक जो सीमेंट उद्योगों का विकास हुआ ना, वो इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ। क्यों? क्योंकि इन्हीं चट्टानों से सीमेंट बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी चट्टानों से सीमेंट का निर्माण होता है, तो विंध्यांचल श्रेणी के अंतर्गत पाई जाने वाली चट्टानों से सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का निर्माण इसी क्षेत्र के आसपास होता है। तो विंध्यांचल श्रेणी या विंध्यान श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या चीजें याद रखनी है कि इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर आते हैं, केमूर, भांडेर और सोन श्रेणी आती है। और इनका निर्माण कब हुआ? तो कुड़प्पा के बाद में इनका निर्माण होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगली आती है आपकी डक्कन ट्रेप की चट्टानें। अब डक्कन ट्रेप की चट्टानें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि क्रिटेशियस युग में क्या होती है? ज्वालामुखी की क्रिया होती है, और इसी ज्वालामुखी की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? डक्कन ट्रेप की चट्टान का निर्माण होता है। देखो 2-3 चीजें मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। क्या होता है? ज्वालामुखी आपने देखी होगी, कुछ इस प्रकार से ज्वालामुखी होती है। और दोस्तों जब ये ज्वालामुखी फटती है ना, तो यहाँ से गरम गरम लार्वा निकलता है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों जब ये लार्वा धीरे धीरे ठंडा होता है, तो ये बहकर कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है जमीन पर। और धीरे धीरे ये बहकर नीचे आ जाता है, ठंडा होकर कुछ प्रकार से इस प्रकार की चट्टान ये बनाता है। अब दोस्तों ये जो चट्टान है ना, ये कौन सी है? तो ये डक्कन ट्रेप की चट्टान है, और इसी को बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कौन सी चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, तो डक्कन ट्रेप की चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। अब दोस्तों ये जो लार्वा धीरे धीरे ठंडा हो गया, तो इसने कौन सी चट्टानें बना ली? बेसाल्ट चट्टानें। और दोस्तों जब ये बेसाल्ट चट्टानें टूटेगी ना, तो इसी बेसाल्ट चट्टान से एक मिट्टी बनेगी जिसको कहा जाता है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे अगर पूछे कि भाई बेसाल्ट चट्टान का निर्माण किससे हुआ, तो ये ज्वालामुखी से हुआ है। और दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है, इसी से बेसाल्ट चट्टान या डक्कन ट्रेप चट्टान, दोनों एक ही है। डक्कन ट्रेप या बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, और इसी से फिर काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो काली मिट्टी है वो कौन सी चट्टानों से बनती है, तो वो डक्कन ट्रेप की चट्टान से बनती है। और इसी डक्कन ट्रेप की चट्टान को बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अति इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो डक्कन ट्रेप से कितनी चीजें याद हुई? एक तो इसका निर्माण कब हो रहा है? तो क्रिटेशियस युग में हो रहा है। दूसरा जो पॉइंट याद रखना है कि इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। इसी को बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। देखो ये डक्कन ट्रेप या क्रिटेशियस, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, मालवा वाला क्षेत्र, यहाँ पर याद रखना है। अगला भाग आता है दोस्तों आपका गोंडवाना चट्टान, 6 नंबर पर। तो जो दो गोंडवाना चट्टान है ना दोस्तों, ये ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर यूरेसिक युग तक इनका निर्माण हुआ है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये देखो, ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे क्षेत्र में आपको गोंडवाना चट्टान पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो गोंडवाना चट्टान है उनमें सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको पूछा जाएगा कि कौन सी चट्टान में सबसे ज्यादा कोयले की खदान पाई जाती है, तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयले की खदान सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, पेंच, सोन घाटी, जबलपुर, बघेलखंड वाला क्षेत्र, वहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। तो ये हुई गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और उसके बाद में 7वें नंबर पर आती है आपकी टर्शरी क्रम की चट्टानें, जो कि सबसे नवीनतम चट्टानें। पूछेगा कि सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है, तो वो टर्शरी चट्टान है। और सबसे शुरू में बताया था सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, तो वो आर्कियन क्रम की चट्टान है। और टर्शरी चट्टान मध्य प्रदेश में मुख्यतः नदी घाटी, जो कि विशेषकर नर्मदा और सोन घाटी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। देखो, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, यह नर्मदा और सोन नदी बहती है, यहाँ पर आपकी टर्शरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना जो थी, इस मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के टोटल 7 भाग बताए और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने आपको कवर करवाई है, ठीक है। अब दोस्तों, कुछ आपको जैसे आपको युग से लेकर कुछ आया होगा कि भाई जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो कौन से युग में बनती है, तो देखो ये इस प्रकार से युग चले। आर्कियन युग सबसे प्राचीनतम युग है, इसमें ग्रेनाइट और नीस का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपका अर्ली प्रीकैम्बियन, फिर लेट प्रीकैम्बियन, कैम्बियन युग। तो ये इस प्रकार से युग चलते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो अपने को यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वहां पर इस टॉपिक को अपन अच्छे से कवर करेंगे। पर जो जो चीजें मैंने आपको बताई है इस चैप्टर में, वो आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखो पन्ना के जो हीरे है वो बीजावर श्रेणी में पाए जाते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पन्ना के जो हीरे हैं वो कौन सी श्रेणी में पाए जाते हैं, तो बीजावर श्रेणी में पाए जाते हैं। एक जो पन्ना जिले की भोगन नदी है ना दोस्तों, इसके किनारे से हीरे प्राप्त हुए। तो पन्ना में एक भोगन नदी है और इसी भोगन नदी के किनारे से हीरे प्राप्त हुए। दोस्तों, पन्ना का एक क्षेत्र आता है मझगवा, जो कि पन्ना में यहाँ से भी हीरे मिले। हिनोता, ये भी पन्ना में यहाँ से भी हीरे मिले। और एक आता है कोठारिया, जो कि सतना जिले में आता है, यहाँ से भी हीरे मिले। तो अगर आपसे पूछे कि मझगवा का संबंध कौन से खदान से, तो हीरे से। हिनोता का संबंध कौन से खदान से, हीरे से। और कोठारिया का संबंध किस खदान से, तो हीरे से है, और ये सतना जिले में पाया जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि आर्कियन युग की चट्टानें जो है यहाँ से संगमरमर भी प्राप्त हुआ, और आर्कियन सबसे पुरानी चट्टान है, ये भी आपको याद रखना है। और एक और चीज आपको याद रखना है कि कुड़प्पा शेल के जो ग्वालियर उपक्रम के निचले भाग को पार और ऊपरी भाग को मोरार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो कुड़प्पा शेल में आती है आपकी ग्वालियर, और ग्वालियर का जो निचले भाग है इसको पार कहते हैं, और ऊपरी भाग को मोरार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों, ये आज की कुछ इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने भूगर्भिक संरचना को देखा। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।